डार्लिंग प्राणनाथ। हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? ये तो मेरी माँ है। माँ। ओह माय गॉड, इनकी जुबान तो चाकू की धार से भी ज्यादा तेज है। घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जुबान से काटी जाती है? और अगर पानी गर्म हो तो उसे एक बार ऐसे देख लेना चाहिए। मर गई माँ। अरे मर गई। अरे छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे छोड़ डायन, मेरा हाथ छोड़। मर गई माँ। आखिर क्या हो रहा है इस परिवार में? इस घर की आई नई बहू अपनी ही सास का हाथ खौलते हुए पानी में डालकर क्यों जला रही है? ये जानने के लिए कहानी को एंड तक जरूर देखिए। आइए फ्लैशबैक में चलते हैं। श्रीवास्तव परिवार की बड़ी बहू सीमा समोसे बना ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी ननद आती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ तुमको कब से आवाज लगा रही है, आपको सुनाई नहीं देता क्या? तभी उसकी सास के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे सीमा, सीमा कहाँ मर गई? पर दीदी, मैं तो समोसे बना रही हूँ, फिर इसको कौन देखेगा? अरे भाभी तुम जाओ, मैं देख लूंगी समोसे। तुम जाओ माँ के पास। जी ठीक है दीदी, बस सारे समोसे हो ही गए हैं, बस यही थोड़ा सा बचा है तलने को। अपनी बड़ी ननद के कहने पर सीमा समोसे तलना छोड़कर दौड़ती हुई अपने सास के पास जाती है। ये लो भैया, समोसे खा लो गर्मा गर्म, और खा के बताओ कि कैसे बने हैं। समोसे तो काफी अच्छे बने हैं। किसने बनाए? और कौन बनाएगा? तुम्हारी बहन के अलावा इस घर में हाथ पैर हिलाता ही कौन है? भाभी को साज श्रृंगार से फुर्सत मिले तब तो रसोई घर में थोड़ा सा झांकेंगी भी वो। अच्छा, ऐसी बात? अपनी बहन कंचन के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजीव बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सीमा को आवाज लगाता है। राजीव की गुस्से भरी आवाज सुनकर सीमा दौड़ते हुए हॉल में आती है। राजीव सीमा को एक ऐसी लात मारता है कि वो सीधे जमीन पे जा गिरती है। क्या हुआ जी? जी की बच्ची, अपने आप को समझती क्या है तू? कहीं की राजकुमारी है क्या? तेरे इस घर में होते हुए भी मेरी दीदी को काम करना पड़ता है। तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ। पर ये समोसे तो। अरे भाभी जाने भी दो ना, क्यों बड़े भैया का दिमाग खराब करती हो? जाओ तुम यहाँ से, वरना बड़े भैया और गुस्सा हो जाएंगे। जाओ जाओ। पिताजी, मैं ना नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को 500 रुपए मिलेंगे क्या? 500 रुपए? मैंने क्या नोटों का झाड़ लगा रखा है? अरे पिताजी, अगर आपने झाड़ लगाया होता तो आपसे कौन मांगता? डायरेक्ट झाड़ हिलाकर नोट नहीं बिटोर लेता। दो ना पिताजी, देर हो रही है। मैं तेरे को एक ढेला नहीं दूंगा। ठीक है, फिर मुझसे मत कहना कि मैं नौकरी ढूंढने नहीं गया। ये है इस घर का बेरोजगार छोटा बेटा, जिसकी वजह से इसके खुद के माता पिता ही इसे निखट्टू, नालायक और कामचोर समझते हैं। पिताजी से पैसा ना मिलने की वजह से सोनू गुस्सा होकर अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। अरे देवर जी, आप यहाँ उदास क्यों बैठे हैं? मैंने तो आपके पॉकेट में कल ही 500 का नोट रख दिया था। अब जाइए, इंटरव्यू के लिए देर नहीं हो रहा आपको? क्या सच्ची भाभी? अरे भाभी, यू आर द बेस्ट भाभी, यू आर द बेस्ट। मैं जल्दी जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। सीमा बहू के पास तो खुद ही पैसों की बहुत तंगी होती है, क्योंकि उसका पति तो उसको कुछ देता नहीं है। लेकिन उसके बहुत सालों से जोड़े गए कुछ चिल्लर आज मिलकर 500 हुए थे, और वो भी उसने अपने देवर को दे दिए उसके इंटरव्यू में जाने के लिए, जिसको पाकर देवर खुशी खुशी इंटरव्यू के लिए जाता है। चलो अब जल्दी से नहा लेती हूँ। ओए माँ, ये पानी तो बड़ा गर्म है, इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। पर एक मिनट, ऐसे कैसे? माँ, ओ माँ, अरे जल गई माँ, अरे जला डाला रे। अरे माँ, ये देखो ना माँ, भाभी ने क्या किया। मैंने तो भाभी से बस इतना कहा था कि मेरे नहाने के लिए पानी गर्म कर दे, पर उन्होंने तो गर्म की जगह खौलता हुआ पानी रख दिया। माँ, मेरा तो हाथ ही जल गया। अगर इस पानी से मैं नहा लेती तो आज तो मैं जलकर मर ही गई होती माँ। बस फिर क्या था, कंचन का इतना उकसाना सास के लिए तो काफी था। फिर सास बहू को आवाज लगाती है, जिसको सुनकर बहू वहाँ आती है। जी जी माँ जी, आपने बुलाया?
क्या भाभी, आपको पानी गर्म नहीं करना था तो बता देती ना। मेरा हाथ इस तरह जलाने का क्या ज़रूरी था भाभी, इतना खौलता हुआ पानी मुझे क्यों दिया? पर दीदी, पिछली बार पानी थोड़ा सा ठंडा था तो आपने कहा कि इतना ठंडा है, तो इस बार थोड़ा सा गर्म रखा। अब कह रही हैं गर्म है। अच्छा, तो तू अब जबान भी लड़ाएगी? कभी इतना ठंडा पानी रख देगी कि मेरी बेटी बेचारी ठंडी के मारे ही मर जाए, निमोनिया हो जाए, और कभी इतना गर्म पानी रख देगी कि मेरी बेटी जल जाए। रुक, तेरे को तो मैं बताती हूँ। आ, आ, नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, छोड़ दीजिए माँ जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए माँ जी, बहुत जल रहा है माँ जी छोड़ दीजिए। माँ जी की बच्ची, अब समझ में आया ये पानी कितना गर्म था जो तूने मेरी बेटी को दिया? अगर इस पानी से मेरी बेटी नहाती तो बेचारी का तो सारा बदन छिल जाता। यही चाहती थी ना तू? नहीं माँ जी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, बहुत चल रहा है माँ जी, छोड़ दीजिए ना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग भाभी के साथ? छोड़िए, भाभी का हाथ छोड़िए। आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है या वो भी मर गई? और तुम कंचन, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अगर पानी ठंडा है तो उसमें गर्म पानी मिला लेना चाहिए, और अगर गर्म है तो उसमें ठंडा पानी मिला लेना चाहिए, और नहाने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए। इतना तो दिमाग दिया है ना भगवान ने तुम्हें, फिर भाभी पे जुल्म क्यों कर रही हो? ए जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीवी की उंगली जल गई, उसकी तो कोई चिंता नहीं है, भाभी की बड़ी चिंता हो रही है। सारे बर्तन धो दिए तुमने? जाओ जल्दी किचन में, सारे बर्तन धोकर सब्जी काट के रखो, वरना मैं आ गई ना तो मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, समझ जाना। अरे हाँ, मैं जा ही रहा हूँ किचन में। तुम तो मेरे को शादी करके घर जमाई बनाकर अपने बाप के घर में इसीलिए लाई हो ताकि तुम यहाँ पे आराम करो और तुम्हारा पति यहाँ पे घर का सारा काम करे। लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तुम भाभी के साथ कर रही हो ना, ये ठीक नहीं कर रही हो। इसका सिला ना किसी दिन तुम दोनों को इतना भारी पड़ेगा, उस दिन तुम दोनों रोगे, लेकिन कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, याद रखना। तुम अभी तक गए नहीं? तुम जाते हो या मैं आऊं? अरे जाता हूँ, चिल्लाते क्यों हो? मिस्टर सोनू, आपकी बातों से लगता है आप काफी अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम आपको ये जॉब ऑफर नहीं कर सकते। पर क्यों सर? मैं आपको बस सोशल एक्टिविटीज पे जज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी डिग्रीज भी देख सकते हैं, मेरे पास डिग्रीज भी हैं, वो तो आपने अभी देखी ही नहीं। नहीं मिस्टर सोनू, एक्चुअली बात डिग्रीज या सोशल एक्टिविटीज की नहीं है। बात है कि हमारी कंपनी का एक स्टैंडर्ड है जो कि आप मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे कंपनी में सिर्फ अच्छे घर के बड़े लोग काम करते हैं, और आपकी रेपुटेशन देख के लगता है कि आप हमारे कंपनी में रहना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिस्टर सोनू, आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप ये जॉब के बारे में भूल जाएं। पर सर, ये तो गलत है ना। कंपनी में काम करने के लिए कर्मचारी की काबिलियत देखी जाती है, उसका रुतबा, घर द्वार, पैसे नहीं। सोनू अभी ऑफिस में इंटरव्यू के बीच फंसा ही होता है कि तभी वहाँ उस कंपनी के मालिक की बेटी आती है। क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग जानते नहीं कि ऑफिस है? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे? मैम, वो ये मिस्टर सोनू है, यहाँ जॉब के लिए आए हैं, पर हम इन्हें जॉब पे नहीं रख सकते मैम। इस बात सकते हैं। अच्छा मिस्टर सोनू, आप मेरे को ये बताइए कि आप पहले क्या काम करते थे, मतलब अभी तक? जी, अभी तक तो मैं बेरोजगार ही हूँ, कोई नौकरी या कोई काम नहीं है मेरे पास। सोनू को देखकर मधु कुछ देर मन में कुछ सोचती है, उसके बाद वो सोनू से बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जॉब आपके लिए नहीं है, मेरे पास आपके लिए इससे बेटर जॉब है, लेकिन उसके लिए कल आपको मेरे ऑफिस आना होगा। अब सोनू को तो जॉब चाहिए थी, चाहे वो आदमी से मिले या औरत से, उस चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से सोनू उसे हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। माँ जी, मैंने सब्जियां काट दी हैं, बर्तन भी धो दिए हैं। रुकिए जीजा जी। माँ,
ये क्या मजाक है माँ? क्यों किसी सीधे साधे इंसान के शराफत का यूं नाजायज फायदा उठाया जा रहा है माँ? जो काम बावर्ची खाने में दीदी को करना चाहिए वो काम आप लोग जीजा जी से करवा रहे हैं। क्यों? कंचन को ही क्यों करना चाहिए? वो तुम्हारी भाभी महारानी नहीं कर सकती क्या? उसे लकवा मार गया है, ये लंगड़ी लूली हो गई है। माँ जी, ये अब क्या बोल रही हैं? आपने ही तो सुबह भाभी माँ का हाथ जला दिया। अब भाभी का हाथ जला है तो ऐसे में वो काम कैसे करेंगी? वरना उन्हें काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता है किसी को। क्या भाभी का हाथ जल गया है? भाभी का हाथ जल गया है, ये सुनते ही सोनू दौड़े दौड़े अपने भाभी माँ के पास जाता है। भाभी, ये क्या हो गया भाभी? आपका हाथ जल गया, आपने अपने बेटे को नहीं बताया, अपने देवर को नहीं बताया भाभी। आखिर क्यों सहती हैं भाभी आप इन लोगों का इतना दुराचार? भाभी क्यों नहीं जवाब देती, क्यों नहीं कुछ बोलती भाभी? माँ ने तुम्हारा हाथ जला दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया भाभी, कुछ नहीं बोला और अभी तक ऐसे ही बैठी हो दर्द में रोते हुए, डॉक्टर के पास भी नहीं गई। चलो भाभी, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चाचू चाचू, पहले तो दादी ने मम्मी का हाथ जला दिया और ऊपर से पापा ने भी मम्मी को बहुत मारा चाचू। इसीलिए मम्मी रो रही है और डॉक्टर के पास भी कोई नहीं लेके गया चाचू। और फिर सोनू अपनी भाभी को लेकर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन, अरे बेटा, मिस्टर मल्होत्रा तेरे से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है और उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। अब तू भी बस जल्दी से शादी के लिए हाँ बोल दे। नहीं पिताजी, आपने अपने बड़े बेटे को तो कुछ पैसों के लिए बेच दिया, लेकिन ये आपका छोटा बेटा बिकाऊ नहीं है। अरे सोनू बेटा, ज्यादा दिमागदारी मत दिखा, यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी है, 10 लाख नगद देने को भी तैयार है और उसके बाद से सारी प्रॉपर्टी भी तेरी ही होगी। क्यों मना कर रहा है? जल्दी से शादी के लिए हाँ बोल दे। क्यों माँ, क्यों करूँ मैं ऐसा? आप लोगों ने बड़े भैया के साथ तो ऐसा ही किया और आज उनकी बीवी को आप लोग इस घर में चैन से सांस भी नहीं लेने देते और अब मेरे साथ भी यही करना चाहते हैं। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी दूसरी लड़की की जिंदगी इस घर में बर्बाद हो। देख लिए इसके लक्षण। मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़का जिस दिन भी शादी करेगा ना, जुगरू का गुलाम ही बन जाएगा। चल निकल जा यहाँ से। और अपने घर से निकलने के बाद सोनू डायरेक्ट मधु जी के ऑफिस जाता है। जी कहिए मधु जी, आपने मेरे को आज ऑफिस में बुलाया था नौकरी के लिए, याद होगा आपको? तो बताइए, ऐसी कौन सी खास जॉब रखी है आपने मेरे लिए? वो क्या है ना सोनू जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से शादी कर लें। क्या मधु जी, आप चाहती हैं कि मैं आपसे शादी कर लूं? एक बेरोजगार लड़का जिसे आप अभी ठीक से जानती भी नहीं, न जान न पहचान, और मैं आपका मेहमान? ऐसा क्यों मधु जी? वो क्या है ना सोनू जी, जो मेरे पिताजी है ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पिताजी भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अब मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को मर्दों से सख्त नफरत है। इसीलिए मैंने एक प्लान सोचा है। आपको मेरे से शादी तो करनी है, लेकिन असली वाली नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग पहला रूल होगा कि बाहर की दुनिया के सामने तो हम एक पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे। तो बोलिए, मंजूर है आपको मेरी ये जॉब ऑफर? इसके लिए मैं आपको मंथली 50,000 दूंगी। मधु जी, अगर आप सच में अपने पिताजी को खुश करना चाहती है ना, तो सच में शादी कर लीजिए, क्योंकि हर आदमी बुरा नहीं होता, इसलिए हर आदमी से आपको नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही मेरी, तो मेरे को तो आप 50,000 क्या 5 लाख भी देंगी तो भी मैं आपके लिए घटिया काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे संस्कृति में शादी एक पवित्र बंधन है, ना कि कोई मजाक या नाटक जिसे मैं आपके इन चंद रुपयों के लिए करूँ। इतना खरी खोटी सुनाकर सोनू वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ इस कंपनी के मालिक यानी कि मधु के पिताजी आ जाते हैं। वाह बेटे वाह, मान गए तुमको, क्या विचार है,
क्या सोच है तुम्हारी, वाह बेटे वाह। आजकल के ज़माने में ऐसे नौजवान देखने को कहाँ मिलते हैं। अरे पिताजी, आप यहाँ? आप पीछे से हमारी सारी बातें सुन रहे थे? क्या करूं बेटा, जब औलाद तुम्हारी जैसी चालाक चतुर हो ना तो सुनना पड़ता है पीछे से। अच्छा हुआ जो सुन लिया, वरना इतने अच्छे नौजवान से कैसे मिल पाता। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं इस कंपनी का मालिक ईश्वर चंद हूँ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? जी नमस्ते, मेरा नाम सोनू श्रीवास्तव है। वाह बेटे, मान गए तुमको। मैं तो केवल पैसों से धनी हूँ, लेकिन तुम तो दिमाग और दिल के धनी हो बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ईश्वर चंद जी, लेकिन क्या करूँ, लोग तारीफ तो बहुत देते हैं मुझे, लेकिन नौकरी कोई नहीं देता। नहीं बेटा नहीं, तुम आज तक मेरे से जो नहीं मिले थे, आज से मैं तुम्हें अपने कंपनी के मैनेजर के पोस्ट पे रखता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने देखा, सोनू के ईमान को देखकर मिस्टर ईश्वर चंद जी ने अपने किसी एक कंपनी में सोनू को डायरेक्ट बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी डिग्री और बिना फैमिली बैकग्राउंड देखे उसे जॉब पे, वो भी मैनेजर के पोस्ट पे रख लिया। एक शाम ऐसे ही सास और ननद बहू पे जुल्म कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सीमा का पति आता है, जिसे देखकर सास, अरे बेटा क्या हुआ तुमको, इतना मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? अरे क्या बताऊँ माँ, वो जो मेरा प्रमोशन होने वाला था ना, लगता है अब वो मेरे हाथ से गया, क्योंकि हमारे जो संतोष जी हैं ना क्लाइंट, उन्होंने मालिक को मेरे से पहले घूस दे दी, जिससे कि मालिक उसी का प्रमोशन करेंगे। आप भी मेरे को पैसे दो ना माँ, ताकि मैं भी घूस दे सकूं और अपना प्रमोशन करवा सकूं। बस इतनी सी बात। ओफो विजय, तुम संतोष जी से डबल घूस दे देना मालिक को बस। हाँ तो माँ, जो तुमने सैलरी में से मेरी सारे पैसे बचाए हैं, उनमें से मेरे को 2 घूस के लिए। अरे विजय बेटा, घूस ही देना है ना, उसके लिए पास के पैसे उठाने की क्या ज़रूरत है। ये तुम्हारी बीवी किस दिन काम आएगी, इससे बोलो, ये अपने मायके से मांग के लेके आएगी अपनी माँ से। ये क्या बोल रही हैं माँ जी आप? मेरी माँ ने तो अपना सब कुछ मेरे को, इस घर को पहले ही दे दिया था। अब तो मेरी माँ के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है माँ जी। अरे जब देखो ये आंसू टपकाने लगती है, इसमें रोने की क्या बात है। तेरे पति के लिए ही बोल रही हूँ, उसकी ही प्रमोशन होगी ना। सुन ले, कल तू अपनी माँ से 10,000 रुपये मांग के नहीं लेके आई ना, तो फिर समझ लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और इस घर में कदम मत रखना। क्या 10,000 माँ जी? मेरी माँ कहाँ से लेके आएगी माँ? उनके पास तो खाने के लिए भी पैसे पता नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अब तो उनका कोई सहारा नहीं है माँ जी, एक फुटी कौड़ी नहीं है मेरी माँ के पास। वो कहाँ से देगी 10,000 रुपये माँ जी? सीमा के लाख समझाने, रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले उसकी नहीं मानते और उसको धक्के मार के घर से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि कल अगर इस घर में कदम रखना तो 10,000 रुपयों के साथ, वरना अपने मायके ही रह जाना। फिर घर से निकाल देने के बाद सीमा अपनी माँ के घर जाती है। अरे माँ, तुम कैसी हो? देखो, तुम्हारी बेटी सीमा आई है। अरे सीमा बेटी, तुम इतनी रात गए यहाँ पे, क्या हुआ बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे घर वालों ने कहीं तुम्हें कुछ? ओफो माँ, तुम भी ना खामखा चिंता करती हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तो बहुत खुश हूँ। दोनों माँ बेटी आपस में अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक सेठ जी आते हैं। अरे सीमा बिटिया भी आई हुई है। अरे जियो जियो सीमा बिटिया, कैसी हो? ससुराल वाले कैसे हैं सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ काका। आप बताइए, आप कैसे हैं? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, लेकिन अपनी माँ से पूछो, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन्हीं को देखने आया था बेटा, क्या करूं। अब तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद, इस घर में इस बुढ़िया का है ही कौन। कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अब तो ये 4-4 घरों में काम करती है,
तब जाके इसको 20-25 रुपए मिलते हैं तो ये एक वक्त का खाना खा पाती है। इसीलिए बेटा कभी कभी देखने चला आता हूँ कि आज बेचारी की कुछ कमाई हुई है या नहीं हुई है, खाना है इसके पास या नहीं है। नहीं होता है तो मैं अपने घर से लाकर दे देता हूँ बेटा, यही देखने आया था। लेकिन अब तुम आई हो तो सब अच्छा ही है, मैं चलता हूँ बेटा। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, जो मेरे ना रहते में आप मेरी माँ का इतना ध्यान रखते हैं। जैसे बेटी अपना दुख अपनी माँ से छुपा रही होती है, वैसे ही उसकी माँ भी अपना दुख अपनी बेटी से छुपा रही होती है। पर क्योंकि अब सारा सच सामने होता है, दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं और कुछ इसी तरह इनकी रात कट जाती है। और अगले दिन, क्यों रे कल मोही, कहा था ना तेरे से कि 10,000 रुपये लाना तो ही इस घर में कदम रखना। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पैसे के इस घर में कदम रखने की? हाँ माँ जी, मेरी माँ के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है माँ जी, मेरी बात का विश्वास करिए माँ जी। पैसे नहीं है तेरे पास? तभी वहाँ अचानक सीमा की माँ आ जाती है। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों मेरी फूल सी बच्ची को जानवरों की तरह मार रहे हैं आप लोग? अरे मारे नहीं तो क्या आरती उतारे तुम्हारी बेटी की? इससे कहा था कि तुम्हारे से 10,000 रुपये मांग के लेके आए, ये वो नहीं करके लाई, तो मारे नहीं तो क्या करे? क्या 10,000 रुपये? 10,000 रुपये मैं बूढ़ी कहाँ से लेके आऊँगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो सब हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी इस घर में अच्छे से सही सलामत रहे तो तुम्हें कल के कल यहाँ 10,000 रुपये ला कर देने होंगे, वरना अपनी बेटी को भी अपने साथ ही लेते जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं आपको 10,000 रुपये कल कहीं से भी ला कर दे दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची के साथ ऐसा मत करिए। कल 10,000 रुपये देने का वादा करके सीमा की माँ वहाँ से चली जाती है और इधर से अपने घर जाते ही सीमा की माँ अपना छोटा सा मकान 10,000 रुपये में बेच देती है। और फिर अगली सुबह रामू सीमा के घर दूध देने आता है तो सीमा से बोलता है, अरे बहुरिया, ये हम का देखत है, तुम्हारी दुवरिया पर कोनो बुढ़िया सोई है। दूध वाले रामू की बात सुनकर सीमा द्वार पर देखने जाती है कि आखिर कौन सोया है सुबह सुबह हमारे चौखट पर। माँ 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 माँ, तुम चुप क्यों हो माँ? कुछ बोलो ना माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? सीमा के चिल्लाने रोने की आवाज़ सुनकर बाकी घर वाले भी बाहर आते हैं, पर बाकी घर वालों को सीमा की माँ नहीं, सीमा की माँ के हाथों में जो पैसों की गड्डी है वो दिखती है। और फिर वो लोग उसकी माँ के हाथ से वो पैसों की गड्डी छीन लेते हैं। ओफो, इस बुढ़िया को भी सुबह सुबह हमारे ही चौखट गंदी करनी थी अपनी जान देकर। बेटा एक काम करो, कुछ आदमी को बुला ले आओ जो इस लाश को नदी नाले में ठिकाने लगा देंगे। नहीं नहीं, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार करूँगी। मैं अपनी माँ को नाले में नहीं फेंकने दूँगी, मैं लेके जाऊँगी अपनी माँ को शमशान घाट तक। ओए महारानी चुप कर, तेरी जुबान देख रहा हूँ ज़्यादा ही बाहर आ रही है। अगर तू इस चौखट के बाहर कदम भी रखेगी तो दोबारा इस घर में कदम मत रखना। सीमा ने आज तक अपने ऊपर होने वाले हर दुख को सहा, लेकिन ये दुख ऐसा था कि वो सह ना पाई और अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। अरे बेटा, कब तक तू अपनी भाभी और पिंकी को ढूंढने के लिए रोज बाहर जाता रहेगा? उन्हें गए 2 महीने हो गए, अब वो नहीं आने वाले। अब उनकी तलाश छोड़ दे तू। सही कहा माँ आपने, बिल्कुल सही कहा। अब भाभी और पिंकी कभी नहीं आएंगे माँ, कभी नहीं आएंगे। जानती हो माँ, ये साड़ी और ये फ्रॉक माँ, पिंकी और भाभी की है। ये सब मुझे हॉस्पिटल से मिला माँ, सरकारी हॉस्पिटल में। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर जब उनके घर से उन्हें ढूंढने कोई नहीं आया तो 1 हफ्ता उनकी लाश हॉस्पिटल में पड़े पड़े सड़ने लगी। फिर हॉस्पिटल वालों ने वो लाश
साइंस के बच्चों को दे दिया ताकि वो उस पे ऑपरेशन कर सके, चीड़ फाड़ कर सके। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप सबके चेहरे बता रहे हैं। आप सब ने मिलकर मेरी भाभी और पिंकी को मार डाला। जब तक वो इस घर में थे तब तक आप लोगों ने उन पे इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए। आप लोग उन मजलूमों और बेगुनाहों के कातिल हैं। तू कैसी बातें कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पिताजी। ये घर नहीं, कातिलों की बस्ती है। यहाँ सुबह शाम कत्ल होते हैं और मैं इस कातिलों की बस्ती में अब एक पल भी नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ इसी वक्त ये घर छोड़कर। और सोनू वो घर उसी वक्त छोड़कर वहां से चला जाता है। अरे छोड़ो उसे, गया तो गया, कम से कम जाते जाते एक अच्छी सी गुड न्यूज़ तो सुना गया। अब तो राजीव का पूरा रास्ता साफ है, ना बीवी और ना ही बच्ची। अब मैं तो कहती हूँ तुम अभी के अभी मिस्टर मल्होत्रा से बात करो और राजीव को ही बता दो कुंवारा लड़का, और इसी से करवा देंगे उनकी बेटी की शादी। अरे हाँ हाँ, मैं आज ही मिस्टर मल्होत्रा से बात करता हूँ और राजीव की सेटिंग करवाता हूँ। अच्छा, तो आप ही हैं मिस्टर मल्होत्रा की राज दुलारी बेटी? यस, माई सेल्फ सोना मल्होत्रा एंड यू आर मिस्टर राजीव, राइट? वैसे तो आप हमें देखने में अच्छे ही लग रहे हैं और आपकी पोस्ट भी ऑफिस में अच्छी है। हम आपके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ दिन आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहें, फैमिली की तरह। फिर अगर मेरे को आप अच्छे लगेंगे तो हम इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगे। माता पिता के प्रेशर और खुद के भटके हुए मन और पैसों के लालच में राजीव को इसमें कुछ बुराई नहीं दिखती और वो हाँ बोल देता है। तभी वहाँ दोस्त जैकी आता है। ओफो, वी आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। व्हाट आर यू डूइंग हियर दिस लेट? हमें क्लब के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो बाबा, लेट्स गो। Yes, yes, Jackie. Wait a minute. Meet him. He is Mr. Rajiv, my to-be fiance. And Mr. Vijay, meet him. He is my friend Jackie. Oh, nice to meet you, Jackie. Darling, I'm really sorry. वो मेरे बाकी फ्रेंड्स और ये जैकी, ये सारे मेरे बाहर वेट कर रहे हैं। हमें क्लब जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। वो क्या है कि मेरी मीटिंग पहले से फिक्स है, सो मेरे को जाना होगा। हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय। पिंकी तो इतना बोलकर अपने लड़के दोस्तों के साथ घूमने चली गई और राजीव यहाँ खड़े खड़े सब देखता ही रह गया। और उधर मधु सोनू को अर्जेंटली अपने ऑफिस में बुलवाती है। मिस्टर सोनू, आपको इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। आपको लगता है कि एक औरत के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों, है ना? तो आज चलिए मेरे साथ। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ और कुछ दिखाना चाहती हूँ। आइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अरे मधु जी, आप मेरे को अपने घर इन लोगों से मिलवाने लाई हैं? कौन है ये लोग? ये उस मासूम बच्ची की माँ है। इसका कसूर बस इतना था कि इसने कभी अपने पति को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी हर बात को, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छी हो या बुरी, भगवान का हुक्म मानकर ये मानती गई। इसके ससुराल वालों ने इस पे बेतहाशा जुल्म किए, लेकिन फिर भी इसने कभी शिकायत करने के लिए अपनी जुबान तक नहीं हिलाई। और उसके बावजूद उन जालिमों ने इस औरत को अपनी मासूम बच्ची के साथ धक्के मार मार के घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये आखिरी वक्त तक उनकी लालच की भूख को नहीं मिटा पाई। तभी बेड पे बैठी पिंकी की नज़र आदमी की तरफ जाती है और वो देखती है कि वो तो उसके चाचा हैं और वो खुशी से चिल्लाती है, चाचा, चाचा आप आ गए? माँ, पीछे देखो, चाचा जी आए हैं। और फिर खुशी से दौड़ती दौड़ती अपने चाचा के पास जाती है। चाचा, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। कि मेरी बच्ची, तुम मुझे मिल गई पिंकी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा भाभी, तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप सब कहाँ चले गए थे? क्या सीमा आपकी भाभी है? जी, ये मेरी भाभी है, बल्कि ये भाभी माँ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, आपने मुझे मेरी पिंकी और मेरी भाभी माँ से मिलवा दिया। मगर भाभी, आप घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? बताओ ना भाभी।
फिर पिंकी और सीमा अपनी आप बीती सोनू को बताते हैं। मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद हम माँ बेटी 3 दिन तक भूखी प्यासी यहाँ वहाँ दर बदर भटकती रही और थकी हारी एक खंडर में जा पहुंची, जहाँ एक कुआं था जिसका पानी मैंने पिंकी को दिया क्योंकि वो बहुत भूख और प्यास से तड़प रही थी। इतने में वहाँ एक पागल माँ बेटी आई जो हम दोनों पे झपट पड़े। हमारे बीच हाथापाई हुई और उन्होंने हमसे हमारे कपड़े छीन लिए। हमने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर शायद उन्हें हमसे हमारे कपड़े चाहिए थे। और फिर मम्मी बेहोश हो गई। माँ 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 उठो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? तुम बोलती क्यों नहीं माँ? माँ उठो ना। फिर मैं वहाँ से भाग के मदद लेने गई पर रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गई। अरे अरे बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ठीक नहीं है आंटी। मेरी मम्मी बोलती नहीं। मेरे साथ चलो ना आंटी, मेरी मम्मी को देख लो आंटी। फिर मधु आंटी मेरे साथ मम्मी के पास आई। अरे ये तो मेरी दोस्त सीमा है। तुम सीमा की बेटी हो? इसे क्या हुआ? सीमा, आंखें खोलो सीमा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, हम अभी तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर सीमा आंटी हमें यहाँ ले आई। समझ गया। उस घर में इंसान नहीं पैसों के लालची रहते हैं। दुनिया को, बहुओं को, औलाद को, सबको सिर्फ दौलत का चश्मा लगाकर देखते हैं। जिसकी मुट्ठी में जितना ज्यादा पैसा होता है उसकी उतनी ज्यादा जय जयकार होती है। मगर अब ऐसा नहीं होगा भाभी। मैं उनकी आंखों से वो चश्मा उतारूंगा और उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि वो भूल कर भी किसी मजलूम, किसी बेगुनाह पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और अगर ना सिखाया भाभी तो मैं तुम्हारा देवर नहीं। आपकी बात तो बिल्कुल सही है मिस्टर सोनू, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा। मेरी मानिए तो आप शादी कर लीजिए। आप ऐसी लड़की से शादी करिए जो जुबान की तेज हो और दिमाग की चालाक हो, जो चले आपके इशारों पर और उनके जुल्म का बेड़ा गर्क कर दे और उन्हें सीधे रास्ते पर ले आए। एक मिनट मधु जी, ये काम तो बिना शादी के भी हो सकता है। वो कैसे? मधु जी, याद है आपको, आप एक बार मेरे से नकली शादी का नाटक करवाना चाहती थी। क्या वही नाटक आप मेरे साथ कुछ दिनों के लिए कर सकती हैं? सीमा मेरी दोस्त को उसका हक दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ प्लान बन चुका होता है कि कैसे अब इन पैसों के लालचियों को सुधारना है। और अगले ही दिन नकली हस्बैंड वाइफ बन के मधु और सोनू अपने घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। सोनू, ये सब क्या है और इसका क्या मतलब है? मतलब तो गाय माता की दूध की तरह बिल्कुल साफ है। मैं इस घर का बहू हूँ, मैं इस घर का बेटा हूँ और ये मेरी पत्नी है। मैं इसका धर्म पत्नी हूँ और ये मेरी पति है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका पति हूँ। नालायक, तूने वही किया जिसका मुझे डर था। मेरी उम्मीदों के सपने तोड़ के रख दिए, हमारा नुकसान कर दिया। निकल जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। डार्लिंग प्राणनाथ। हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़ा कौन है? बुढ़ा? ये मेरे पिताजी हैं। ओह सो ओल्ड। चल चुप रही ओल्ड वाली। अरे सोनू, तूने तो कहा था कि तू इस राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता, तो फिर यहाँ क्या लेने आया है? एक बहुत कीमती चीज लेने आया हूँ। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। अरे माँ, कौड़ियों का शौक तो मुझे बचपन से नहीं रहा है। मैं तो यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। डार्लिंग प्राणनाथ। यस डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? अरे ये तो मेरी माँ है। ओह माय गॉड, इनकी जुबान तो चाकू की धार से भी ज्यादा तेज है। रसोई घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जुबान से काटी जाती है? मधु जी, आशीर्वाद का क्या ख्याल है आपका? पैर तो बुरे हैं मगर ले ही लेते हैं। अरे चल चल, मैं और तेरे को आशीर्वाद। क्यों सोनू जी, इस घर में नई आने वाले बहू को आशीर्वाद नहीं दिया जाता क्या? आशीर्वाद नहीं, ये दिया जाता है। आशीर्वाद देने के बजाय ऐंठती हुई सास
मधु के ऊपर जाती है खींच कर एक तमाचा मारने। पर ये क्या, मधु तो उसका हाथ ही पकड़ लेती है और गेम वहीं पलट जाता है। आह आह, छोड़ दिया या नहीं? अरे छोड़ मेरा हाथ डायन, छोड़। आह, अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे छोड़ छोड़ मेरा हाथ। ऐसे मौके पर हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाए जाते हैं माँ, मारने के लिए नहीं। मैं एक जूडो कराटे की एक्सपर्ट हूँ। एक हाथ मार के मैं एक ईंट भी तोड़ सकती हूँ। तो ये तो ककड़ी जैसे हाथ हैं। अब आप बताइए, आशीर्वाद देंगी या हाथ की ककड़ी खाएंगी? क्या पूछ रही हूँ मैं? जवाब दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ए सोनू, तू खड़ा खड़ा वहाँ मेरा मुंह क्या देख रहा है? इस डायन से मेरा हाथ छुड़वाना। आह आह। मैं क्या करूं माँ, जिस तरह पिताजी तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाते हैं ना, वैसे ही मैं मधु के आगे पूरा का पूरा हिल जाता हूँ। ये बहुत जिद्दी लड़की है माँ, इसके मुंह से जो बात निकल जाए फिर वो पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट सकता है लेकिन लकीर नहीं मिट सकती। इसीलिए जब तक तुम इसे अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं दोगी, ये तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। हाथ टूट जाएगा मम्मी, फ्रैक्चर हो जाएगा, आशीर्वाद दे दो। और फिर हार थक के सास आशीर्वाद दे ही देती है और बाकी सब भी नई बहू का ये तेवर देखकर डर जाते हैं और एक ही बार में बिना तर्क के वो लोग भी आशीर्वाद दे देते हैं। और फिर अगले दिन माँ, पिताजी, सुना आप लोगों ने? मैंने यहाँ के आंगन में जन्म लिया, यहाँ के घर में खेली कूदी बड़ी हुई, और वो कल की आई हुई मुझे इस घर से निकालना चाहती है, मुझे पराई बनाना चाहती है। कहती है कि मैं इस घर में मेहमान हूँ, ससुराल जा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या उसके इतनी हिम्मत? मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। अरे अरे रुको रुको, तुम काहे मार खाने जा रही हो? मैं अभी मामला ठीक किए देता हूँ। सोनू सोनू। क्या हुआ पिताजी, आप सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? कंचन भी इस घर की बेटी है, उसका भी इस घर द्वार में पूरा बराबर का हिस्सा है। फिर तुम्हारी बीवी कौन होती है पूछने वाली और कहने वाली कि कंचन को अपने ससुराल जाना चाहिए? बात तो मधु ने बिल्कुल ठीक कही है पिताजी। उसूलन जीजा जी और दीदी तो इस घर के मेहमान है ना। बिल्कुल नहीं, कंचन मेरे धन दौलत, घर बार और इस जायदाद की बराबर की हिस्सेदार है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो दीदी को इस घर का सदस्य बन के रहना होगा और घर के तमाम काम काज में हाथ बटाना होगा, और जो काम वो जीजा जी से करवाती है ना, वो उन्हें खुद करना होगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं काम करूँ और ये दिन भर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? जी नहीं कंचन दीदी, आज से बजरंगी भैया वो काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैं आज ही जीजा जी की नौकरी अपने कंपनी में लगवाता हूँ और आज से घर के सारे मर्द बाहर का काम करेंगे और औरतें घर के अंदर का सारा काम करेंगी। और इधर माँ बेटी मिलकर कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे होते हैं। समझ गई ना माँ क्या करना है? मैं स्टार्ट करती हूँ। ओ माँ, अरे जला डाला रे, अरे माँ, हाँ, मेरे को जला डाला, ये खोलता हुआ पानी। माँ, अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तभी वहाँ मधु आ जाती है। कुछ नहीं माँ जी, अगर पानी गर्म हो तो उसे एक बार ऐसे देख लेना चाहिए। माँ जल गई रे। अरे छोड़ छोड़ डायन, मेरा हाथ छोड़, बहुत जल रहा है, छोड़। सुना है आपने भी किसी औरत का हाथ इसी तरह जलाया था, अब पता चला उसे भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना। अरे कंचन तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? इस डायन से मेरा हाथ छुड़ाना, बहुत जल रहा है। अरे छोड़। अरे डायन छोड़, मेरा माँ का हाथ छोड़ चुड़ैल। अरे कीड़े पड़े उस कलमुही को, मेरा हाथ जला दिया। अरे वो लूली लंगड़ी हो जाए, अरे उसके हाथ पैर टूट जाए, मेरा हाथ जला दिया। तभी वहाँ मधु के ससुर जी आते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, काहे इतना परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तुम्हारा जी गदगद हो जाएगा।
हमारे राजीव को सोना ने पसंद कर लिया है। अब तो हम अमीर खानदान के समधी बनने वाले हैं। खुशियां मनाओ, खुशियां। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है। ये सुन के तो मेरी जलन भी कम हो गई। वाह वाह वाह, अब तो राजीव की जिंदगी बन जाएगी और साथ ही साथ हमारी भी। बस जल्द से जल्द उसकी शादी करवानी है। राजीव से सोना की शादी के बाद मधु सुन लेती है। क्या आप लोग राजीव भैया की शादी करवा रहे हैं? हे भगवान, राजीव भैया तो शादीशुदा हैं। लगता है सोना को इस बारे में पता नहीं है। ये बात तो सोना को बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो सोना के साथ तो धोखा हो जाएगा ना। मैं जा रही हूँ, मैं किसी लड़की के साथ धोखा नहीं होने दे सकती। चलो चलो, जाके जल्दी से मैं सोना को बता देती हूँ सब कुछ सच सच। मधु की ये बात सुनकर सभी घर वाले डर जाते हैं कि अगर सोना को सच पता चला तो शादी तो होगी नहीं, न शादी होगी, न घर में लाखों करोड़ों आएंगे, न ये लोग पैसों पे राज कर पाएंगे। बस फिर क्या था, गिर जाते हैं ये लोग उसी नई बहू के पैरों में और रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा, जरा बात तो सुनो। तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगी? हाँ बेटा, बात को समझो। सोना को अगर सब कुछ पता चल गया तो घर का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। पैसे आने दो, हम तुमको भी उसमें से देंगे। ऐसा थोड़ी है बेटा। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी इसके बदले एक शर्त है। आप सबको आज से घर का सारा काम करना होगा। बापूजी, आप घर पे रहे रहे बस औरतों के साथ चुगलियां करते हैं, इसलिए आज से आप बाहर जाएंगे, बाजार जाएंगे और वहाँ से सब्जी तरकारी सारा लाने का काम आपका। और आप दोनों बर्तन धोएंगी, कपड़े धोएंगी, सब्जी काटेंगी, खाना बनाएंगी, घर की सफाई करेंगी। सारा काम आप तीनों को करना होगा, वरना बोलिए तो मैं जाती हूँ सोना के पास। और पैसों के लालच में पूरे घर वाले इस शर्त को मान जाते हैं और आज से घर का सारा काम नौकरों की तरह दिन रात खटते रहते हैं। और इधर राजीव मस्त सोना के घर पे चिल कर रहा होता है। तभी सोना बाहर किसी के साथ घूम के वापस घर आती है। डार्लिंग, मैं बहुत थक गई आज तो। हाँ, वो तो तुम्हें देख के लग ही रहा है। आज भी तो तुम रॉकी, प्रिंस, विकी सबके साथ घूमने गई थी इतना देर से, तो थक ही गई होगी। हाँ डार्लिंग, बहुत थक गई हूँ। डार्लिंग सुनो ना, तुम मेरे ये शूज़ निकाल दोगे प्लीज़? डार्लिंग ना। ये सुनकर एक पल के लिए तो राजीव बहुत ही चौंक जाता है, पर अब धीरे धीरे सोना के साथ रहते रहते वो सोना की इन सारी आदतों से काफ़ी वाकिफ हो गया था। इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जाता है और सोना के बूट्स उतारने में उसकी मदद करता है। और ये मोजे कौन उतारेगा? तुम्हारा बाप। सोना के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजीव को अपना पास्ट याद आता है, जब वो भी अपनी वाइफ सीमा से ऐसी ही बदतमीजी से बात किया करता था। और आज उसे ये एहसास होता है कि ऐसे मोमेंट पे हम क्या फील करते हैं। ये क्या, तुम तो बुरा मान गए? मैंने तो यूं ही मजाक किया था। हे कम ऑन डार्लिंग। सोना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। अरे मैंने कब कहा कि तुम मेरे नौकर हो? तुम्हें तो यहाँ इसलिए रखा गया है कि अगर तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और मिस्टर राजीव, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि मैंने आपको पसंद कर लिया है। सोना, तुमने तो मुझे बता दिया कि तुम्हें मैं पसंद आ गया हूँ, लेकिन अब मैं भी तुम्हें बता दूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं आई हो। क्या आप होश में तो है मिस्टर राजीव? हाँ सोना, क्योंकि तुम्हें एक पति नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ता चाहिए जो तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाता फिरता रहे। आज मुझको एहसास हुआ कि एक हिंदुस्तानी औरत क्या होती है। उनकी आंखों में उनके पति के लिए इज्जत, मान मर्यादा की कदर होती है, लेकिन वो तो पति ही ऐसे होते हैं जिनको उनकी कदर नहीं होती। और सोना, तुम मॉडर्न जमाने की वो लड़की हो जिसके लिए रोज आए दिन लड़कों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना एक फैशनेबल चीज हो गई है, फैशन हो गया है। इसलिए सोना, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पसंद का कोई कुत्ता ही ढूंढ लो। और आज राजीव को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और वो सोना को खरी खोटी सुनाकर वहां से निकल जाता है। राजीव बेटे, अच्छा है तू आ गया। देख, उस जालिम औरत ने हमारी जिंदगी बिल्कुल नरक बना दी है। बेटा विजय, क्या बात है?
तुम इतने खामोश क्यों हो? शादी के बाद पक्की हो गई ना? नहीं। क्या सोना ने तुमको नापसंद कर दिया? जी नहीं, मैंने उसे नापसंद कर दिया। क्या? हाँ, मैंने उसे नापसंद कर दिया। उस पैसे वाले लड़की के घर में रहकर मुझे ये एहसास हुआ कि जिसे मैं सोना समझकर हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वो सोना नहीं बल्कि मिट्टी था, और जिसे मिट्टी समझकर मैंने ठुकरा दिया था, वही सोना था। सीमा की अच्छाइयाँ एक एक करके मेरे सामने आती रही। उसकी यादें मेरे दिल में भाले की तरह चुभने लगी। मैं अपने आप से नफरत करने लगा और प्रायश्चित की आग में जलकर मंदिर जा पहुंचा, और उसी मंदिर ने मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची लौटा दी। क्या लौटा दी? हाँ, ये रहे दोनों। और सीमा हमेशा की तरह अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेने जाती है, तभी राजीव उसे रोक देता है। ठहरो सीमा, ऐसे लोगों के पांव छूना भी पाप है। इनको सम्मान देकर क्यों अपने धर्म को गाली दे रही हो? सीमा, अगर तुम्हें सच में किसी के पांव छूने हैं तो जाओ जाकर सोनू के पांव छुओ, उसकी पत्नी के पांव छुओ। अरे इनके लिए तो तुम मर चुकी हो और मैं भी बिक चुका हूँ। इनसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मैं तो सिर्फ इन्हें इनकी असली सूरत दिखाकर हमेशा के लिए विदा लेने आया हूँ। पिताजी, माँ, हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। चलो सीमा, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। ठहरिए राजीव बाबू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज आपने हिम्मत की तो मेरी भी मरी हुई हिम्मत जाग गई। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप लोगों ने मुझ गरीब को इस घर में रखा, खाने को खाना दिया, पहनने को कपड़ा दिया। आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर तक भूल नहीं पाऊंगा। पर क्या करूं बाबूजी, अब ये घर जमाई की जिंदगी जी नहीं जाती। ऐसा समझ लेना कोई भिखारी आया था, आपकी दहलीज चाट कर चला गया। चलता हूँ। अरे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? मैं तो वहीं रहूँगी ना जहाँ मेरा पति रहेंगे। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा जुल्म मत करो। हम गुनहगार हैं, पापी है। तुम सब मुझे अपने हाथों से सजा दे दो, चाहे तो हमें मार लो, लेकिन इस बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। सोनू बेटा, सोनू बेटा, देखना बेटे, सभी हमें छोड़कर जा रहे हैं। रोक ले बेटा, सबको रोक ले। घर तो मैं भी छोड़कर जा रहा हूँ माँ। क्या एक ही दिन में मेरे सब बच्चे मेरे को छोड़कर जा रहे हैं? मेरी हर औलाद मेरे को छोड़कर चली जाएगी? औलाद? ये आज अचानक तुम्हें कैसे एहसास हुआ माँ कि हम तुम्हारी औलाद हैं? और औलाद के लिए तुम्हारे दिल में प्यार भी है। तुम्हें तो हमेशा सिर्फ पैसों से प्यार रहा है माँ। पैसों के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवरों जैसा बर्ताव किया। विजय भैया को तुम हमेशा भड़काती रही कि वो उन्हें छोड़कर किसी अमीर बाप की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। भले उस पत्नी में चरित्र हो या ना हो, लेकिन जेवर और पैसे जरूर हो। भाभी के माँ के कातिल भी तुम लोग हो माँ, सिर्फ तुम लोग। उस बुढ़िया ने सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दरवाजे पे भिखारी की तरह दम तोड़ दिया। वो तुम जैसी माएँ होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख सिर्फ तुम जैसी माओं की वजह से बर्बाद है माँ, सिर्फ तुम जैसी। फिर लास्ट में मधु सभी को समझाती है। सोनू जी, राजीव भैया, मेरे को लगता है कि अब हमें माँ जी और पिताजी को माफ़ कर देना चाहिए। इन्होंने अपनी गलती का सबक सीख लिया है। अब हमें एक परिवार की तरह मिलकर रहना चाहिए। टूनी, हमारे दर्शकों को बताओ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली कि लालच करना बुरी बला है, और दूसरी कि घर के हर सदस्य को एक समान समझना चाहिए, चाहे वो घर की बेटी हो या घर की बहू। सबको इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।